नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लोगों की सहभागिता पर जताई खुशी। कहा कि अभियान ने सबको मां के प्रति अपना स्नेह जताने का दिया है अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों और भारतीयों के उत्पादों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि भारत के लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल होते देख होता है गर्व की अनुभूति। आंध्र प्रदेश के अराकू कॉफी और जम्मू कश्मीर के स्नो पीस की अंतर्राष्ट्रीय सफलता का किया उल्लेख। कृषि मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 33% से बढ़कर हुआ 24.1 मिलियन हेक्टेयर। जानकारों ने बताया कि दलहन, तिलहन और कपास की खेती में वृद्धि से हुआ है इजाफा। कर्नाटक में दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी पर किसानों का विरोध प्रदर्शन। किसानों ने कहा कि कांग्रेस ने जनता से किए अपने वादों को नहीं किया पूरा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष अभियान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लोगों की सहभागिता पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अभियान ने सबको मां के प्रति अपना स्नेह जताने का समान अवसर दिया। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि मां की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग अपनी मां के साथ या फिर उनकी फोटो के साथ पेड़ लगाने की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। हर कोई अपनी मां के लिए पेड़ लगा रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो कामकाजी महिला हो या गृहिणी। इस अभियान ने सबको मां के प्रति अपना स्नेह जताने का समान अवसर दिया है। वो अपनी तस्वीरों को #PlantForMother और #एक पेड़ मां के नाम इसके साथ साझा करके दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल होते देख गर्व की अनुभूति होती है। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के अराकू कॉफी और जम्मू कश्मीर के स्नो पीस की अंतर्राष्ट्रीय सफलता का उल्लेख किया। भारत के कितने ही प्रोडक्ट्स हैं जिनकी दुनिया भर में बहुत डिमांड है, और जब हम भारत के किसी लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल होते देखते हैं तो गर्व से भर जाना स्वाभाविक है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है अराकू कॉफी। अराकू कॉफी आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में बड़ी मात्रा में पैदा होती है। ये अपने रिच फ्लेवर और अरोमा के लिए जानी जाती है। अराकू कॉफी की खेती से करीब 1.5 लाख आदिवासी परिवार जुड़े हुए हैं। अराकू कॉफी को नई ऊंचाई देने में गिरिजन कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसने यहाँ के किसान भाई बहनों को एक साथ लाने का काम किया और उन्हें अराकू कॉफी की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया।
इससे इन किसानों की कमाई भी बहुत बढ़ गई है। इसका बहुत लाभ कोंडा डोरा आदिवासी समुदाय को भी मिला है। कमाई के साथ साथ उन्हें सम्मान का जीवन भी मिल रहा है। लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी पीछे नहीं हैं। पिछले महीने जम्मू कश्मीर ने जो कर दिखाया है वो देश भर के लोगों के लिए भी एक मिसाल है। यहाँ के पुलवामा से स्नो पीज की पहली खेप लंदन भेजी गई। कुछ लोगों को ये आइडिया सूझा कि कश्मीर में उगने वाली एक्सोटिक वेजिटेबल्स को क्यों न दुनिया के नक्शे पर लाया जाए। बस फिर क्या था, चकुरा गांव के अब्दुल राशिद मीर जी इसके लिए सबसे पहले आगे आए। उन्होंने गांव के अन्य किसानों की जमीन को एक साथ मिलाकर स्नो पीज उगाने का काम शुरू किया और देखते ही देखते स्नो पीज कश्मीर से लंदन तक पहुंचने लगी। इस सफलता ने जम्मू कश्मीर के लोगों की समृद्धि के लिए नए द्वार खोले हैं। हमारे देश में ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है। और कर्नाटक सरकार द्वारा दूध के दामों की बढ़ोतरी के विरोध में किसानों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि कांग्रेस ने जनता से कई वादे किए लेकिन अब जनता पर बोझ डाल रही है। पेट्रोल, डीजल और बिजली के दामों की वृद्धि के बाद अब दूध के दामों की वृद्धि से जनता का बोझ बढ़ गया है। Congress had promised heaven and earth to the people of Karnataka, but what they are doing is they are putting all the people into debt. Recently, they said after coming to power, we won't raise petrol and diesel price. They have hiked it. Electricity bill has been hiked. Property tax has been hiked. Everything has been hiked. Registration charges. Everything has been hiked in this Congress government, which they said we are for the pro people, pro poor people. Now, in the last stage, what they are doing is they have hiked the price of the milk. Nobody asked for 50 ml more. If the production is happening more, it is their duty to do something else. But they are burdening the local people who had not asked for 50 ml more. और कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 28 जून तक 2024-25 फसल वर्ष जून-जुलाई में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल साल दर साल 33% से बढ़कर 24.1 मिलियन हेक्टेयर हो गया। क्षेत्रफल में बढ़ोतरी का कारण मुख्य रूप से दलहन, तिलहन और कपास की खेती में वृद्धि है। किसान जून में शुरू होने वाले 4 महीने के दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम की पहली बारिश के साथ खरीफ फसलों की रोपाई शुरू कर देते हैं। और देश में कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार के मामले में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर का नाम देश और दुनिया में विख्यात है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर MS चौहान ने बीते 1 साल में यहां छात्रों और स्टाफ के अलावा किसानों के हित में कई सारे महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। इस विषय पर प्रोफेसर MS चौहान से बात की हमारे संवाददाता OP यादव ने। देश में कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान के मामले में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में विख्यात है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय और अभी इस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर MS चौहान हमारे साथ मौजूद है। ये बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। बेहतरीन काम, तकरीबन 2 साल होने में थोड़ा ही समय बाकी है। कई सारे काम आपने किए। अगर बात करें DD न्यूज के जरिए कौन कौन से मुख्य काम है जो आप बताना चाहेंगे देश को? देखो, जब मैंने कुलपति के रूप में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया था तो वहाँ पर कई समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारा विश्वविद्यालय का 2 सालों से एक्रीडेशन हो नहीं पाया था। मैंने जाते ही इसमें अपना पूरा ध्यान दिया और विश्वविद्यालय को एक्रीडेशन करके ये दर्जा का एक्रीडेशन मिला। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय में कई प्रमोशंस ड्यू थे जो हो नहीं पाए थे। पिछले 10-12 सालों से हमारे जितने वैज्ञानिक थे, जितने फैकल्टी मेंबर्स थे, उनका प्रमोशन नहीं हुआ था और 119 लोगों का मैंने पहले ही 6 महीने में उन लोगों का प्रमोशन किया क्योंकि उनकी बड़ी उपलब्धियां थी, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए
आप सभी जानते हैं कि विश्वविद्यालय पूरे देश में नंबर 1 विश्वविद्यालय है। हमारा विश्वविद्यालय में जो आपने देखा होगा कि कई वैरायटीज़ हमने गेहूं में, धान में, पल्सेस में निकाली हैं, लेकिन उनका ढंग से उनका रिकग्निशन नहीं हो पाया था। तो पिछले एक साल में 42 वैरायटी हमने रिकग्नाइज की, जिसमें 7 जो पल्सेस की वैरायटी हुई हैं। तो हमारा जो विश्वविद्यालय, इसके जो साथ साथ जो हमारे जितनी भी तकनीयाँ थी, हमारे यहाँ जितनी टेक्नोलॉजीज थी, उसका हमने कॉमर्शलाइजेशन किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और लगभग पिछले एक साल में करीब 7 हमने जितनी जो तकनीकियाँ विकसित की गई थी विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों के द्वारा, वहाँ के फैकल्टी के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, वो हमने जो कॉमर्शलाइज की। साथ साथ हमने विश्वविद्यालय का, आपने जब मैं आया था तो विश्वविद्यालय का रैंकिंग उस समय QS रैंकिंग जिसे बोलते हैं, वर्ल्ड QS रैंकिंग, उस समय 361 था, और पिछले एक साल के कार्यकाल में अब उसके रैंकिंग 311वें में आ गया है। तो इसलिए हमने करीब लगभग 50 रैंकिंग हम आगे हैं। तो यही एक ऐसा जो है विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, जिसमें ये सारी चीज़ें हुई हैं। और इसके अलावा अब आगे का भी हम पूरा जी भर के काम कर रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय पूरे उत्तराखंड में अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें टोटल E-फाइलिंग होती है। कोई भी कागज़ से हम वो नहीं करते फाइल, हमारा हमेशा हर चीज़ E-ऑफिस से होता है, और जिसके तहत हम हर साल करीब 8 से 9 करोड़ रुपए की हम सेविंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय में और भी चीज़ें हैं, जिसमें कि मुख्य हमारा यह है कि एग्रो जो है, हम टूरिज्म के ओर जा रहे हैं, और हमारा विश्वविद्यालय ऐसा पहला विश्वविद्यालय बनेगा पूरे देश में कि जिसमें एग्रो टूरिज्म होगा। हम उत्तराखंड की जो सरकार से लगातार हम बात कर रहे हैं। आपने बीच में कृषि विज्ञान केंद्रों से तालमेल किया, कृषि मेले भी आयोजित किए और किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ नवोन्मेषी कार्य को भी बढ़ावा दिया। तो कौन कौन से मेले आयोजित हुए और कितने फायदेमंद रहे? हमारे यहाँ जैसे आपको जो विदित होगा कि साल भर में 2 मेले आयोजित किए जाते हैं, बड़े लार्ज स्केल पे होते हैं, और उसमें हमने पिछले साल ही जो हमारा जो मेला रहा है अभी, उसमें करीब 17,000 हमारे जो है किसान भाई है वो लोग आए हैं। जितने हमारे 9 इस समय जो KVK हमारे अंडर में है, वो सारे अच्छे काम कर रहे हैं। और पूरे उत्तराखंड में हमने कई चीज़ें, हमने बीज बांटे हैं, हमने जैसे मिलेट्स पर काम किया है, हमने करीब 10,000 क्विंटल पिछले साल बीज पूरे देश के ये किसानों को दिया है। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कुलपति डॉक्टर MS चौहान, जिनका मानना है कि विश्वविद्यालय में न केवल शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि डिजिटल सिस्टम को अपनाने के साथ E-फाइलिंग के अलावा विश्वविद्यालय में किसानों को कृषि विज्ञान मेलों के जरिए लैब टू लैंड के प्रयोग से सार्थक और सफल कार्य करने के साथ उनकी आमदनी बढ़ाने के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोहित उल्के के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और देश में ईंधन के बढ़ते प्रदूषण के विकल्प के तौर पर गुजरात के राजकोट निवासी जयेश पटेल ने एक विद्युत चालित ट्रैक्टर तैयार किया है। इस काम में जयेश को CSIR से तकनीकी सहयोग मिला है। ये ट्रैक्टर न केवल किफ़ायती है बल्कि किसानों के लिए बहुउपयोगी भी है। इस ट्रैक्टर का ट्रायल किया गया और उसके बाद इसके बारे में जानकारी लेने और खरीदने वाले किसानों की जयेश पटेल के पास काफ़ी कॉल्स आ रही हैं। ट्रैक्टर की बढ़ती मांग को देखते हुए जयेश पटेल अब फैक्ट्री में इसका उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। क्या है इस विद्युत चालित ट्रैक्टर की खासियत? इस विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की इस ट्रैक्टर के फाउंडर जयेश पटेल से। देश में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान को बढ़ावा देने में CSIR का नाम केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर में विख्यात है। CSIR न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि किसानों की आर्थिक तरक्की के नए नए विकल्प भी सुझा रहा है। और CSIR के साथ मिलकर कई तरह की इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंपनियां न केवल नवाचार कर रही है, बल्कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी ईजाद कर रही है। अभी इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सनराइज ग्रुप के जयेश D दवे। बात करते हैं। जयेश जी, अगर बात करें, ये जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आप CSIR की मदद से बना रहे हैं, क्या है ये? एक्चुअल में कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर्स है। आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी आने लगे हैं और लास्ट 2-3 साल में आपने देखा होगा कि हर एक व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक मोड में आ चुके हैं। पहली बार हो रहा है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स भी इसी में व्हीकल में इलेक्ट्रिक्स भी आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी मिली है हम लोगों ने लिया है, उसमें सबसे बड़ा हम लोग फ्यूचर ये देख रहे हैं
कि किसानों के लिए वन टाइम एक्सपेंस है, उसके बाद उसको जीरो कॉस्ट में या बहुत लो कॉस्ट में ये परवड़ेगा। तो इससे कॉस्ट वाइज एंड टेक्नोलॉजी वाइज दोनों बेनिफिट है। सबसे जैसे कि कॉस्ट में बेनिफिट है, दूसरा जैसा डीजल की खपत से जो पॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स है उसमें भी बेनिफिट मिलेंगे। तो नंबर ऑफ वे से इसमें बेनिफिट मिल रहा है। और जो कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंटर कल्टीवेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, सेकेंडरी टिलेज में यूज़ हो रहा है और एज वेल एज होलेज में यूज़ हो रहा है। तो आज जो छोटे किसान हैं, जो छोटे जिनके पास छोटी ज़मीनें हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो रहा है कि ये कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर है तो वो छोटे कॉस्ट में आराम से वो ले सकते हैं, उसको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर बात करें इस ट्रैक्टर की कॉस्ट कितनी होगी और इसकी लाइफ कितनी होगी और किसान लेना चाहे तो कहाँ संपर्क करें? अभी टारगेटेड कॉस्ट जैसे हम लोगों ने अभी लिया हुआ है तो उसको 6 लाख से 7 लाख के करीबन हम लोग उसको टारगेट कॉस्ट कर रहे हैं। शायद इसके थोड़ा सा अभी लिथियम बैटरी वगैरह आप लोग जानते हो तो टेक्नोलॉजी काफ़ी आ रही है इंडिया में। तो हम भी गवर्नमेंट से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किए है कि ये लिथियम बैटरी वगैरह जो भी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है इलेक्ट्रिकल्स, वो इंडिजीनियस कैसे बने और उसमें हम लोग कितना लो कॉस्ट लेके आ सके। तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 6 से 7 लाख में ये ट्रैक्टर हम लॉन्च करें। कहाँ उपलब्ध होगा अगर कोई लेना चाहे? ये सर किसानी के हर एक काम में यूज़ होगा और जो हॉलेज में जो ट्रेलर के साथ लोग चलाते हैं, जो उसको भाड़े से भी चलाते हैं और खुद की किसानी के जो प्रोडक्शन है उसको भी ले जाना लेके आना उसमें भी यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है। करीबन हमने उसको कैलकुलेट किया था तो 32 एप्लीकेशन इसके साथ अभी से चल सकती है। आप बताइए ये आपकी फैक्ट्री कहाँ पर है? हमारा फैक्ट्री राजकोट में है, गुजरात राजकोट। तो अगर बात करें किसानों के लिए भविष्य में बहुत मॉड्यूल साबित होगा, फायदेमंद? बहुत सर, ये टेक्नोलॉजी से किसानों को समझो कि जो पैदावार जो अभी कॉस्ट जा रही है और पर ओवर कॉस्ट या पर एकड़ जो कॉस्ट जा रही है वो करीबन डीजल और डीजल ट्रैक्टर के यूज़ से करीबन 30% एक्स्ट्रा हो रही है, उसमें काफ़ी मुनाफा हो जाएगा। आपका कि CSIR में कौन से संस्थान से कोलैबोरेशन हुआ और क्या टेक्नोलॉजी आपने मिल ली है? हम लोगों ने CSIR का जो CMERI दुर्गापुर सेंटर है, सेंट्रल लैब है, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया। उनके साथ अभी उनके पास से हम लोगों ने टेक्नोलॉजी लेके ये प्रोडक्ट हम डेवलप करने जा रहे हैं। तो ये थे सनराइज ग्रुप से जयेश डी दवे, जिनका मानना है कि उन्होंने CSIR के साथ सहयोग लेकर न केवल इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की तकनीक ईजाद की है बल्कि कम लागत में भविष्य में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले इस तरह का ट्रैक्टर बाजार में लाने का काम भी किया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन महेश और राजकुमार के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग मंडियों में अरहर के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की अमरेली मंडी में 28 जून को अरहर का भाव था 7,650 रुपए। 29 जून को इसके भाव में 1,550 रुपए की भारी तेजी आई और भाव 9,200 रुपए हो गया। राज्य की ही दाहोद मंडी में इस बीच अरहर के भाव में बढ़त दर्ज की गई। 28 जून को इसका भाव था 9,350 रुपए। 29 जून को इसके सौदों में 150 रुपए की बढ़त देखने को मिली और भाव हो गया 9,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 28 जून को अरहर का भाव रहा 9,750 रुपए। 29 जून को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी रही और भाव 9,760 रुपए हो गया। गाजियाबाद मंडी में 28 जून को अरहर का भाव रहा 10,500 रुपए। 29 जून को इसके भाव बिना किसी उतार चढ़ाव के 10,500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की ही मेरठ मंडी में देसी अरहर के भाव में सुस्ती रही। 28 जून को यहां अरहर का भाव था 10,450 रुपए। 29 जून को इसके भाव में 50 रुपए की कमी आई, जिसके बाद भाव 10,400 रुपए पर आ गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है।
सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। अरहर की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 33.39 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरहर की उपज 33.12 लाख टन रही थी। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण के किसान इस समय भारी बारिश की संभावना को देखते हुए इस समय धान की नर्सरी से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहां हल्दी और मूंगफली के अलावा सब्जियों और बागों में भी पानी जमा न होने दें। कोंकण में ही आम, काजू, नारियल और सुपारी के छोटे पौधों को सहारा दें। यहीं भारी बारिश के बाद ऊंचे इलाकों में मूंगफली की बुवाई के अलावा धान और सब्जियों की रोपाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा को देखते हुए धान की नर्सरी, बागों और सब्जियों से जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके साथ ही सब्जियों के छोटे पौधों को सहारा दें। मध्य महाराष्ट्र में ही मौसम को ध्यान में रखते हुए अरहर, उड़द, मूंग, मक्का, सूरजमुखी, सोयाबीन, बाजरा, मूंगफली और लोबिया जैसी खरीफ फसलों की बुवाई जारी रखें। यहीं मौसम साफ रहने पर 15 से 21 दिनों की हो चुकी सोयाबीन में निराई गुड़ाई करें। साथ ही खरीफ फसलों में गैप फिलिंग का काम करें। मराठवाड़ा में कपास, अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मूंगफली जैसी खरीफ फसलों की बुवाई जारी रखें। यहीं भिंडी, करेला, तोरी और कद्दू जैसी सब्जियों की बुवाई करें, जबकि 45 दिनों की हो चुकी बैंगन, टमाटर और मिर्च के पौधों की रोपाई करें। मराठवाड़ा में ही मौसम साफ होने पर गन्ने में मिट्टी चढ़ाने के बाद नाइट्रोजन की चौथी खुराक दें। इसके अलावा यहां नींबू, अनार और चीकू के पौधों की रोपाई करें। यहीं साफ मौसम के दौरान ज्वार और बाजरा में निराई गुड़ाई जैसे कार्य करें। वहीं विदर्भ में सोयाबीन, कपास, अरहर, उड़द, मूंग और ज्वार जैसी खरीफ फसलों की बुवाई करें। इसके साथ ही यहाँ के किसान मिर्च, टमाटर और बैंगन जैसी सब्जियों की नर्सरी की बुवाई जारी रखें। विदर्भ में ही धान और सब्जियों की नर्सरी के अलावा बागों और खरीफ फसलों से जल निकासी की व्यवस्था करें। यहीं इस समय शिमला मिर्च, बैंगन और टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी लगाएं, जबकि भिंडी, खीरा, करेला, कद्दू और टिंडा जैसी सब्जियों की बुवाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। वह भारतीय सेना के 30वें सेनाध्यक्ष हैं। वे पहले भारतीय सेना के उप प्रमुख थे और उन्होंने उत्तरी सेना की कमान भी संभाली थी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। नीट मामले में हजारीबाग से एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के मुताबिक जमालुद्दीन नाम का ये व्यक्ति हिंदी समाचार पत्र के लिए काम करता है। जमालुद्दीन पर आरोप है कि वह ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का मददगार है। दूसरी तरफ सीबीआई
के 15 सदस्यों की टीम पटना के बेउर जेल में बंद 13 आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। पूरे मामले में गुरुवार को पहली गिरफ्तारी पटना से हुई थी। आशुतोष और मनीष कुमार को 27 जून को पटना से सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और सुविधा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस कदम के तहत तीर्थ यात्रा के पहले दिन से ही पहलगाम की ओर से हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए रेलवे विशेष इंतजाम कर रहा है। उन्होंने बताया है कि रथ यात्रा के लिए रेलवे इस बार 315 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। तो किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।